Good morning to the students of class 8. Today we are going to discuss the first chapter of geography, that is the chapter number 15, resources and their types. So what we are going to study firstly we will study the definition of resource. What is to be called as resource? Can anything be called as resource? Yes or no? So today we will find it out. क्या हम किसी भी चीज़ को सर रिसोर्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? फर्स्टली हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन समझेंगे रिसोर्स के, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। आखिर कौन से चीज़ हैं जिनको कि हम रिसोर्स बोल सकते हैं? तो द डेफिनेशन सेज दैट एनीथिंग विच सेटिस्फाई नीड्स विच इज इजिली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिएबल। ये तीनों टर्म को फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि सर सेटिस्फाई नीड्स का मतलब क्या होता है, इजिली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिकली फिजिएबल का मतलब क्या होता है। तो वैसा चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई योर नीड्स, उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। लेकिन इसी में एक फर्दर एक लाइन और ऐड होता है, दैट इज इजिली एक्सेसिबल। सेकेंड लाइन सेज दैट कि जो चीज आपको आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाए, यानी कि आप उसको इजी वे में गेट कर सको, पा सको, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन क्या बोलता है कि इकोनॉमिकली फिजिएबल। इकोनॉमिकली फिजिएबल का मतलब सर क्या, कि आपको वो पाने में, वो रिसोर्स या वो थिंग पाने में जिसको कि आप रिसोर्स बोल रहे हो, जो आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको फाइंड आउट करने में जो कॉस्ट आ रहा है, जो भी खर्चा आ रहा है, वो कॉस्ट आपका उस रिसोर्स के कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सर कि द कॉस्ट ऑफ दैट रिसोर्स शुड नॉट बी मोर देन द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट। यानी कि सर जो रिसोर्स का कॉस्ट है, आप सपोज कोई रिसोर्स का कॉस्ट है आपको 10 रुपये, बट आप उसको जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जब अर्थ से डिग आउट कर रहे हो, तो उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ही आपको लग जा रहा है 20 रुपये, तो वो इकोनॉमिकली फिजिएबल नहीं होगा। तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या बोलता है कि रिसोर्स में तीन चीज हम लोगों को याद रखना है। फर्स्टली एनीथिंग विच सेटिस्फाई नीड, अगर वो हमारे नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई चीज, तो हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे। सेकंड नंबर क्या याद रखना है सर, दैट इज इजिली एक्सेसिबल, यानी कि हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है उससे हम उसको फाइंड आउट कर सके, उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। थर्ड नंबर चीज क्या बोलता है कि जो एक्सट्रैक्शन पूरे प्रोसेस में जो हमारा कॉस्ट आ रहा है, वो कॉस्ट हमेशा लेस रहना चाहिए। किस चीज से लेस रहना चाहिए? हमेशा लेस रहना चाहिए रिसोर्स के कॉस्ट से, एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं द सेकंड थिंग, दैट इज वैल्यू ऑफ रिसोर्स। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स को चार वैल्यू दिया गया है, चार टाइप्स में बांटा गया है रिसोर्स को वैल्यू के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज योर लीगल वैल्यू, एस्थेटिक, इथिकल एंड इकोनॉमिक। तो इसको वन बाय वन समझते हैं कि आखिर सर रिसोर्स को लीगल वैल्यू क्या होता है रिसोर्स का, एस्थेटिक वैल्यू क्या होता है रिसोर्स का, देन आफ्टर इथिकल वैल्यू क्या होता है, देन आफ्टर इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्स का क्या होता है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू मींस इंपॉर्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनी रिसोर्स, यानी कि किसी भी रिसोर्स को जब गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस दे रही है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बनाएगी उस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया किसी भी रिसोर्स को बचा के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, तो वैसे ही उस रिसोर्स को क्या मिल गया, उस रिसोर्स को लीगल वैल्यू मिल गया। लीगल वैल्यू इन द कहने का सेंस लॉ बन चुका उसके लिए। अगर आप उस रिसोर्स को हार्म करते हो तो सिंपली यू कैन से कि यू आर वायलेटिंग एनी लॉ, और लॉ जब आप वायलेशन करोगे तो आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो लीगल वैल्यू इसी को कहते हैं कि इंपॉर्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनी काइंड ऑफ रिसोर्स। गवर्नमेंट कैसे इंपॉर्टेंस देती है किसी भी रिसोर्स को, तो गवर्नमेंट सर लॉज बना के किसी भी रिसोर्स को इंपॉर्टेंस देती है। अगर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है गवर्नमेंट को लॉज बना करके किसी भी रिसोर्स को लीगल वैल्यू देने की, तो इसकी सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट लॉज बना करके किसी भी रिसोर्स को वैल्यू नहीं देगी तो वो रिसोर्स हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास नहीं रहे, लोग उसका एक्सेसिव यूज करके या एक्सप्लॉयटेशन करके यू कैन से उसको एक्सटेंड कर दें, इन फ्यूचर में हमें वो रिसोर्स मिले ही ना। सेकेंड आते हैं एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक वैल्यू का सिंपल मतलब होता है ब्यूटी ऑफ द रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, उसको उसकी खूबसूरती के बेसिस पे बांटा गया, तो दैट इज एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि ब्यूटी वैल्यू। एग्जाम्पल फॉरेस्ट आप ले लो, बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, तो वो उसका क्या है, वो उसका एस्थेटिक वैल्यू है रिसोर्स। उसके बाद रिवर्स ले लो, बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, वो लेक्स आ गया आपका, माउंटेन्स आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया, तो दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव देयर एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि उनका क्या है, उनका ब्यूटी का वैल्यू है उस रिसोर्स का। थर्ड नंबर चीज एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू का मतलब होता है सर कि
इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दैट रिसोर्स, यानी कि ये हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम किसी भी रिसोर्स को बचाएं, ठीक है, एथिक्स के बेसिस पे, यानी कि मॉरलिटी पे, ठीक है। गवर्नमेंट वहाँ फोर्स नहीं कर रही, लेकिन ये होना चाहिए कि हम लोगों को रिसोर्स प्रिजर्व करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में हम उसको यूज कर सके। तो एथिकल वैल्यू सेज दैट पीपल्स ड्यूटी टू प्रिजर्व रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि एथिकल वैल्यू कहने का मतलब है सर, जब आप किसी रिसोर्स को एथिकल वैल्यू दे रहे हो तो वहां पे बात आती है कि लोगों की जिम्मेवारी फिर बन जाती है कि उस रिसोर्स को हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर फ्यूचर यूज के लिए प्रोटेक्ट करके रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग कैसे सर एथिकल वैल्यू के थ्रू किसी भी, तो जब भी अगर हमारे ऊपर बात आती है कि हमको किसी रिसोर्स को बचाना है, सपोज हमको वाइल्ड लाइफ को बचाना है, सपोज हमको वेजिटेशन को बचाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेशनल पार्क्स बना दिया, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट कर दिया, उसको कन्फाइंड कर दिया जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ रखे हुए, वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, जहाँ पे वेजिटेशंस प्रेजेंट है और उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। देन आफ्टर आते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब सर मनी रिलेटेड वैल्यू, तो रिसोर्सेज का मनी रिलेटेड वैल्यू भी है। कैसे सर, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि इफ यू विल सेल इट आउट इन द मार्केट यू विल गेट अ गुड और यू कैन से हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेल द टिम्बर बोले तो लकड़ी, ठीक है, जब आप लकड़ी पेड़ का बेच रहे हो तो उससे भी आपको मनी मिलेगा। जब आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बेचोगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट वगैरह आप सेल आउट करोगे मार्केट में, तो उससे भी आपको पैसे मिलेंगे। तो वैसे रिसोर्सेज जिनको कि आप सेल करके मनी कमा सकते हो, दैट रिसोर्स हैज देयर इकोनॉमिक वैल्यू। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसको हम लोगों ने किस किस बेसिस पे बांटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्सेज को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्टली नेचुरल रिसोर्स, देन आफ्टर मैन मेड, देन आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि सर रिसोर्सेज को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस what are natural resources, what are man-made resource and what are human resources. So first we start with natural resources. So what are natural resources? So natural resources are simply those resources which we found or get from nature, यानी कि सर वैसे resources जो हमें या तो नेचर में मिलते हैं या नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, सॉइल, वाटर, एनिमल्स, etc, ठीक है। याद क्या रखना है सर, the resources which we get from the nature or you can say find out in nature, that resources are called as natural resources. एग्जाम्पल आप याद रखना। सेकेंड, मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि सर वैसे रिसोर्सेज विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो रिसोर्सेज हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं वो नेचर के द्वारा नहीं बनाए गए, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, हम लोगों के द्वारा, फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर यूज, फॉर टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि वैसे रिसोर्सेज विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मशीन्स, etc, यानी कि जितने भी आप आसपास के सराउंडिंग में बिल्डिंग्स देख रहे हो या फिर मशीन्स देख रहे हो, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सब ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। तो दैट इज वाई दीज रिसोर्सेज आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स, दीज रिसोर्सेज आर अ पार्ट ऑफ human made resource because it is made by the human beings. Now coming to the last, human resources. Human resource कहने का मतलब सर वैसे resources जिनको कि वो अर्थ में या फिर हमारे सराउंडिंग्स में पहले से मौजूद थे एज अ मटेरियल, राइट, पहले से वो एज अ थिंग प्रेजेंट थे अर्थ में, लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर रहे थे, उनके बारे में हमें पता नहीं था, राइट। लेकिन जैसे ही ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन और यू कैन से इन्हांसमेंट और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ही हम लोगों को उसके बारे में पता चला तो देन वी स्टार्ट यूजिंग दैट थिंग और दैट अवेलेबल मटेरियल एज अ रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं या ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। कहने का मतलब सर क्या, तो ह्यूमन रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनको एज अ रिसोर्स ना हम जानते हैं ना हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में हमें पता तक नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी आया और हम लोगों को उसके बारे में पता चला तो देन वी स्टार्ट यूजिंग दैट थिंग एज अ रिसोर्स। एग्जाम्पल आप बेटर लिख सकते हो, आयरन हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सब अर्थ में पहले से प्रेजेंट था, राइट, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं था कि ये ऐसा भी कोई
थिंग प्रेजेंट है अर्थ में जिसको कि हम लोग अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही बाद में हम लोगों को पता चला, हम लोगों की नीड्स बढ़ी, हम लोगों के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, बेटर टेक्नोलॉजी आया, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना शुरू किया अपने नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो हम लोगों को पता चला कि नहीं, आयरन भी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर हम लोगों ने उसको डिग आउट किया। देन आफ्टर वी स्टार्ट यूजिंग इट एज अ रिसोर्स, सेम विथ पेट्रोलियम। तो वैसे रिसोर्सेज जो कि अर्थ में पहले से प्रेजेंट है बट उनका कोई यूज़ नहीं है, उनको वैल्यू किसने दिया? उनको वैल्यू हम लोगों ने दिया। उनको रिसोर्स किसने बनाया? उनको रिसोर्स हम लोगों ने बनाया, ठीक है। इससे पहले वो प्रेजेंट थे बट दे आर नॉट यूज्ड एज अ रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। नाउ कमिंग टू नेचुरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन, यानी कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स को, फिर अब हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया। तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। और किस बेसिस पे डिवाइड किया? बेसिस लिया हम लोगों ने ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि ओरिजिन के बेसिस पे हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को, ओरिजिन के बेसिस पे हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज योर बायोटिक एंड सेकंड वन इज योर एबायोटिक। तो देख लेते हैं बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी कि वैसे रिसोर्सेज या वैसे टाइप के नेचुरल रिसोर्स जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, दैट नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड एज बायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, फॉरेस्ट, बर्ड्स, etc। देन आफ्टर एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स, तो वैसे नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू मिलते हैं, तो वैसे नेचुरल रिसोर्स को हम लोग एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लोगे तो एग्जाम्पल वाटर, मिनरल्स और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। थैंक यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, यानी कि सर रिन्यूएबिलिटी और रिप्लेनिश के बेसिस पे हम लोगों ने रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी वी हैव डिवाइडेड आवर रिसोर्सेज इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल। यानी कि अब समझेंगे कि सर रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है बहुत सिंपल कि फुलफिल अगेन, यानी कि जो रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली फिर से फुलफिल हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली फिर वो भर जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक अमाउंट में प्रेजेंट है और वो अमाउंट कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो सकता है। तो वो जो ख़त्म हो रहा है वो ऑटोमेटिकली फिर से क्या हो जाए, वो गैप फुलफिल हो जाए। तो इसी को जानेंगे आज हम लोग। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने 2 टाइप्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल समझते हैं, तो रिन्यूएबल का कहने का मतलब कैन बी रिन्यूएड और रिप्लेनिश इन स्मॉल टाइम, कैन नॉट एक्सटेंड इन फ्यूचर, यानी कि वैसे टाइप्स के रिसोर्सेज, दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश बाय इट्स ओन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड इन फ्यूचर, राइट। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग वी कैन सिंपली सेड दैट दोज रिसोर्सेज आर अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि कहने का फिर से मतलब समझते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं और वो कभी भी इन फ्यूचर एक्सटेंड या यू कैन से ख़त्म नहीं होने वाले हैं। वो ऑटोमेटिकली इन ए स्मॉल टाइम, इन ए स्मॉल यू कैन से पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिकली फिर से वो गैप फुलफिल हो जाता है। तो वो कौन से रिसोर्सेज हैं? तो वाटर हो गया आपका, सनलाइट हो गया। तो ये ऐसे रिसोर्सेज आपको बाय द नेचर प्रोवाइड कराए गए हैं जिनको कि आप कितना भी यूज़ कर लो ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। नाउ कमिंग टू नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल कहने का सेंस है कि वैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूएड एट ऑल और इफ इट कैन बी रिन्यूएड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि वैसे रिसोर्स जो कि सर या तो रिन्यू नहीं होंगे या तो वो फुलफिल नहीं होंगे आगे, अगर हुए भी तो, अगर इन केस अगर वो फुलफिल हुए भी तो उसमें इतना ज़्यादा ईयर लग जाएगा, इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा कि हो सकता है जनरेशन, बहुत सारा जनरेशन उस रिसोर्स को जब तक रिन्यू होगा तब तक में बहुत सारा जनरेशन यू कैन से ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका मतलब है सर कि ये हमारे पास ये टाइप के रिसोर्सेज एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। उस अमाउंट को अगर जितना जल्दी हम यूज़ कर लेंगे तो हमारा अपकमिंग जनरेशन उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वैसे रिसोर्स क्या है हमारे पास? तो वैसे रिसोर्स है गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम। तो दीज आर अ पार्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
ये वैसे रिसोर्सेज हैं अर्थ में प्रेजेंट जिनको कि अगर आप बहुत रैपिड वे में यूज़ करोगे, बहुत तेज़ी से यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन इस रिसोर्स को यूज़ ना कर पाएँ, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट है। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यानी कि सर यूजेस के बेसिस पे क्या हम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम रिसोर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, यानी कि यूटिलिटी के बेसिस पे 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, फूड एंड एनर्जी। तो स्टार्टिंग विथ रॉ मटेरियल, तो वैसे रिसोर्स जिनको कि एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं एक नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रॉ मटेरियल रिसोर्स कहते हैं, यानी कि वैसे रिसोर्स विच वी आर टेकिंग एट इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ये कौन कौन सा रिसोर्स, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल कॉटन हो सकता है जो हमें एग्रीकल्चर खेती से मिलता है। सेकेंड वन इज इसका आयरन भी हो सकता है। आयरन कैसे सर, तो आयरन का भी यूज़ हमें किस चीज़ में होता है, तो आयरन का भी यूज़ सर हम लोग इस चीज़ बहुत सारे मशीन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारा हमारा रॉड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर आपका बसेस, ट्रक्स, ETC के फॉर्मेशन के लिए आयरन का हम यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू फूड, तो इसमें फूड वैसे रिसोर्सेज है जिनको कि फूड्स, ये तो सब लोग जानते होंगे खाना, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये तो इधर हमें प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। तो प्लांट से हमें किस किस टाइप का फूड मिल सकता है, तो फ्रूट्स मिल सकता है, वेजिटेबल्स मिल सकता है, और एनिमल से क्या क्या, तो एनिमल से मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। नाउ कमिंग टू एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स किस टाइप के रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं, तो एनर्जी रिसोर्स वैसे टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो कि एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं, और उस एनर्जी का सर हमें यूज़ किया है, क्यों हमें वैसे टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, तो आपके जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए, लाइक आपके मशीन्स हो गए, आपके कार हो गए, बसेस हो गए, ETC, इन सबको रन करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, राइट। तो वैसे रिसोर्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, वो रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज एनर्जी रिसोर्स। फॉर एग्जांपल सर क्या हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल कोल हो सकता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपके बोला जाता है कि जो ये जो आपका एनर्जी रिसोर्स है ना, ये बेसिस है, ये बेसिस है किस चीज़ के लिए सर, तो इसके बगैर ना आपका एग्रीकल्चर सही से डेवलप हो सकता है, ना आपका इंडस्ट्रीज़ अच्छा से डेवलप हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि विदाउट एनर्जी रिसोर्स neither agriculture can be enhanced, neither your industrial or industries can be developed। कैसे सर, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, सब में मशीन्स लगे हुए, जितने भी बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में जब आप एग्रीकल्चर खेती करने जा रहे हो, तो उसमें भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स लाइक योर ट्रैक्टर हो गया, लाइक आपका बहुत सारे पंपिंग जेट्स हो गए, पंप्स हो गए, तो ये सब जितने भी पंप्स हो गए या मशीन्स हो गए, इनको एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी इट दे विल नॉट वर्क, राइट। तो दैट इज़ वाई बोला गया है कि अगर ये एनर्जी रिसोर्स नहीं रहेगा, तो जितने भी आपके बड़े बड़े मशीन्स हैं इंडस्ट्रीज़ में या फिर एग्रीकल्चर में, जितने भी बड़े बड़े आपके जेट पंप्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, तो ये सब फिर रन नहीं करेंगे। तो ये सब जब नहीं रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली द इम्प्रूवमेंट और यू कैन से इन्हांसमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज विल गो डाउन, यानी कि वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। थैंक यू। So now we are going to discuss the classification of resources on the basis of state of development, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे सर हम लोगों ने रिसोर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज योर एक्चुअल एंड सेकेंड वन इज योर पोटेंशियल। स्टार्टिंग विद द एक्चुअल रिसोर्स, what is to be called as actual resource? So actual resources are those type of resources which are firstly fully surveyed, then after quantified and then after developed for actual use। यानी कि इसमें 3 टर्म्स हम लोगों को समझना है, पहला सर्वे, दूसरा क्वांटिफाइड एंड तीसरा डेवलप्ड, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फुल्ली सर्वेड, यानी कि वैसे रिसोर्सेज जिनको कि सर हम लोगों ने पहले सर्वे किया। सर्वे में क्या, सर्वे में हम लोगों ने पता लगाया कि ये रिसोर्सेज कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कितने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई यानी कि उसका कितने अमाउंट में किस जगह पे प्रेजेंट है, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। क्वांटिफाइड मतलब उसका क्वांटिटी मेजर किया उस रिसोर्स का कि कहाँ पे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या सर, अब पता चल गया कि हमें कहाँ पे रिसोर्स है, कितने अमाउंट में है, तो उसके बाद हम लोगों ने
एक्सट्रैक्शन यानी कि उसको निकालना स्टार्ट किया फॉर आवर यूज, ठीक है। तो डेवलप फॉर एक्चुअल यूज यानी कि उसके बाद हम लोगों ने उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। यानी कि वैसे रिसोर्स दोज आर फर्स्टली फुल्ली सर्वेड, पहले उसका सर्वे किए, देन आफ्टर उसका क्वांटिटी मेजर किए एंड देन आफ्टर उसको निकाल करके अपने पर्पस या फिर अपने यूज़ के लिए फिर उसको हम यूज़ किए, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है सर? तो एग्जाम्पल इसका कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है। तो इन सारे रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पहले पता लगाते हैं, क्योंकि ये सब जगह पे तो नहीं मिल जाएगा, तो कोई स्पेसिफिक प्लेसेस है जहाँ पे कि ये फाइंड आउट मिलता है हमें। तो वैसे प्लेसेस के बारे में, फिर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसके बारे में, देन आफ्टर फिर हम लोग इसको निकाल करके अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक्चुअल रिसोर्स का ही एक पार्ट है रिजर्व रिसोर्स, ठीक है। तो रिजर्व रिसोर्स किसका पार्ट है? तो सर ये एक्चुअल रिसोर्स का ही पार्ट है। यानी कि सर ये जो अब हमें आयरन मिला किसी प्लेस पे, तो क्या हम ये पूरे आयरन को यूज़ कर जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पूरे आयरन को यूज़ कर जाएंगे सर, तो हर जगह तो नहीं ना मिल रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगर पूरा यूज़ कर जाएंगे तो फ्यूचर में कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने पहले सर्वे किया, क्वान्टिफाई के लिए अमाउंट मेजर किया, कुछ निकाला यानी कि कुछ एक्सट्रैक्ट किया और कुछ रिजर्व में छोड़ दिया। रिजर्व में क्यों छोड़े सर हम लोग? ताकि उसको हम इन फ्यूचर यूज़ कर सके, यानी कि हमारा जो कमिंग जनरेशन है वो उस रिसोर्स को यूज़ कर सके। तो दो रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज रिजर्व रिसोर्स। तो रिजर्व रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स का ही पार्ट है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज़ करने का, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको एज अ रिजर्व छोड़ रखे हैं ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, ठीक है। देन आफ्टर कमिंग टू पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स किसे बोलते हैं? तो इट इज़ अवेलेबल एट अ प्लेस बट नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि सर ये हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू यूज़ दैट रिसोर्स। वाई वी आर अनेबल टू यूज़ दैट रिसोर्स? तो हमारे पास सर टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमारे पास कोई वैसा मैकेनिज्म है ही नहीं, वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वैसे कोई मशीन्स है ही नहीं कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल इसका वाटर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट हो सकता है। जितने अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग फुल्ली अपने इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी है, जितना सनलाइट प्रेजेंट है, क्या पूरे सनलाइट को हम लोग सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। वैसे ही सेम विथ वाटर, क्या पूरे वाटर जितने भी रिवर्स में वाटर है, क्या सबको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर पा रहे हैं या इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर पा रहे हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर अगेन वही बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, वैसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम वो सारे रिसोर्स को अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सके। तो पोटेंशियल रिसोर्स में क्या याद रखना है कि वैसे रिसोर्स जो कि किसी प्लेस पे प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको वी आर अनेबल टू यूज़ दैट, ठीक है। क्यों अनेबल है? बिकॉज हमारे पास वैसा कोई मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी नहीं है। थैंक यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि सर अगर हमको अपने इकोनॉमी को डेवलप करना है, इफ़ वी वांट टू डेवलप आवर इकोनॉमी, देन if we want to develop our industries, then what are the factors through which we can develop these two things, right? अगर हमको अपने इकोनॉमिक या फिर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, तो क्या क्या ऐसा वेज है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे कि ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ का और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो पहला, और ये हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? तो ये हम रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन दैट रीजन, यानी कि किसी भी रीजन का इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्री तभी ज़्यादा डेवलप करेगा जब वहाँ पे लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज पाए जाएंगे। सेकेंड थिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल ऑफ दैट रिसोर्स। सेकेंड थिंग है कि अगर आपको अपने इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्री को किसी भी रीजन में डेवलप करना है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज का डिमांड क्या है। किसी भी रिसोर्सेज का जितना ज़्यादा डिमांड होगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमी आपका क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, उतना ज़्यादा आपके इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी टू यूज़ दैट रिसोर्स। यानी कि सर अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स पे यूज़ करने का, देन दैट रिसोर्स इज़ अ वेस्टेज फॉर यू। फिर वो रिसोर्स आप यूज ही नहीं कर पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे, सेल आउट नहीं कर पाओगे मार्केट में, तो आपका इकोनॉमी डाउन में जाएगा, आपके इंडस्ट्रीज डाउन में जाएंगे। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एनी
रीजन, यानी कि पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल ऑफ दैट रिसोर्स एंड थर्ड फैक्टर इज योर टेक्नोलॉजी. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. सब इसको पढ़ने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल, व्हाट इट मीन्स. ठीक है, सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है. इट सिंपली मीन्स कि if you are using anything then use it in that way that it cannot harm your environment and it will last longer for your future generation as well. मतलब सर कहने का सेंस है कि सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे इस वे में यूज़ करो, इस तरीके से यूज़ करो कि वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए एंड सेकेंड थिंग वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि ज़्यादा दिनों तक चल सके ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं वो भी उस चीज़ को क्या करें, यूज़ कर सकें. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात क्यों आई, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स को क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ना पड़ा. तो इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि अगर आप रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करोगे या फिर ओवर यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे. इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट इन्वायरमेंट, यू आर लिविंग इन दैट इन्वायरमेंट. आप जब जहाँ पे रह रहे हो अगर उसी जगह को आप नुकसान पहुंचाओगे तो ऑब्वियसली यू विल सफर ऑल्सो. सेकेंड थिंग, इसकी बात क्यों, क्योंकि इफ़ यू विल एक्सप्लॉइट और यूज़ दैट रिसोर्स, ठीक है, अगर आप उसको पूरा यूज़ कर लोगे तो आपकी जो अपकमिंग जनरेशन या फिर फ्यूचर जनरेशन है वो इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि सर वो रिसोर्स हमारे पास एक्सेसिव एक्सप्लॉइट करने के लिए नेचर के द्वारा नहीं मिला है, उसको सिंपल वे में अच्छे से यूज़ करने के लिए मिला है. ठीक है, सेकेंड नंबर थिंग, अब ये सब अब अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना चाहो तो आपके पास फॉरेस्ट है, लेकिन वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है. क्यों, क्योंकि आप अर्बनाइजेशन की ओर चल पड़े हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर चल पड़े हो, तो आपको लैंड्स चाहिए टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, टू एस्टैब्लिश सिटीज़. तो आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट को कट डाउन करके अपना बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगे हुए. तो वैसे में क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट आपका रिसोर्स था वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. और एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरेस्ट भी सारे खत्म हो जाएंगे. फॉरेस्ट खत्म होगा, आपके इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, ऑटोमेटिकली आपको भी सफ़र करना पड़ेगा और आप कर भी रहे हो इन प्रेजेंट डे में भी. सेकेंड थिंग, आपके पास फॉसिल फ्यूल्स जो पेट्रोलियम है, दे आर ऑल्सो रिसोर्स फॉर यू. आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा आप गाड़ियाँ रोड्स पे ला रहे हो, व्हीकल्स ला रहे हो, बहुत सारे मशीनरीज आप ला रहे हो. उन सबको रन करने के लिए ऑटोमेटिकली है कि आपको पेट्रोलियम चाहिए ही, राइट. आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आप और फाइंड आउट नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास से पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो आपके जो अपकमिंग जनरेशन होंगे वो उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो डैट इज़ वाई हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात इसलिए करते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो और हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है वो रिसोर्सेज लॉन्ग लास्टिंग कर सकें, यानी कि उसको हम इस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें. ठीक है, अब क्या क्या ऐसा वेज है जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को प्रमोट कर सकते हैं. तो वो वेज है कि आप के पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस को और अदर ऑप्शंस के साथ आप ऐड करो. अब सपोज आपको एनर्जी रिसोर्स का सबसे पहले था कि सर हमारे पास कोयला के अलावा कुछ नहीं था, राइट. उसके बाद फिर पेट्रोलियम आया. ठीक है, उसके बाद अब आपके पास और अपकमिंग डेज में सर इलेक्ट्रिक आ चुका है, फिर हमारे पास सर सनलाइट है, विंड एनर्जी है. ठीक है, तो ये सर सारे ऑप्शंस आने की वजह से अब पेट्रोलियम आप कम यूज़ कर पा रहे हो. अभी आप देख लो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया है, तो हमारा क्या है, पेट्रोल का कहीं ना कहीं यूज़ घटा है. तो आप नए ऑप्शंस मार्केट में लाओ. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग व्हाट, आप लोगों को अवेयर करो. ठीक है, लोगों को क्यों अवेयर करो, अब लोगों को इसलिए अवेयर करो ताकि लोग कम से कम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर सकें. ठीक है, थर्ड चीज़ आप और किस वे से कर सकते हो, तो आप एक्सचेंज कर लो रिसोर्सेज को विद इन द कंट्रीज. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कि कोई रिसोर्स नहीं अवेलेबल है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे वो रिसोर्स ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. तो जिनके पास नहीं है आप उनसे क्या कर लो, एक्सचेंज कर लो. आपस में रिसोर्सेज भी एक्सचेंज होते ही रहते हैं कंट्रीज़ के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, कंट्रीज़ में, विद इन द कंट्रीज़ और आउटसाइड द कंट्रीज़. थर्ड थिंग, और आप कैसे फोर्थ थिंग, और आप कैसे रिसोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हो, तो आप
नए नए ऑप्शंस प्रोवाइड करो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाओ, लोगों कुछ लॉज फ्रेम करो। लॉज फ्रेम करने का मतलब आप फॉरेस्ट लॉ है, जैसे हमारे पास अभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत क्या हो रहा है, अगर आप फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हो, अगर आप उस रिसोर्स को हार्म कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट, तो पनिशमेंट के भी डर से बहुत लोग रिसोर्सेज को नहीं हार्म कर सकते। तो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनी रिसोर्स, यानी कि किसी भी रिसोर्स का आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर इन सारे वेज के थ्रू आप ले जा सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। योर होल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15 इज ओवर। वॉच दिस लेक्चर in a very careful manner, then you will understand the whole concept which is given in this chapter. Thank you so much.